नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जो भी मित्र सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं गणित सब्जेक्ट से, उनके लिए ये वीडियो और ये क्लासेस बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली हैं, क्योंकि हम इस चैनल के द्वारा जो सेकंड ग्रेड के टॉपिक्स हैं गणित में आते हैं, उनके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चाएं करेंगे और पिछली परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार के पूछे जाएंगे, और सभी प्रकार की प्रैक्टिस यानी एक्सरसाइज होती हैं गणित की, वो सब हम करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं 11th और 12th के सिलेबस से। ये हमारा बेसिक होता है और ये मजबूत होगा तभी हमें ग्रेजुएशन वाला चैप्टर समझ में आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग ये करते हैं समुच्चय से। समुच्चय हमारे सिलेबस में है और अच्छा सा इसका एक प्रश्न भी आता है, पिछली बार भी एक आया था। तो समुच्चय के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। समुच्चय यानी एक सेट क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इससे क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं। सबसे पहले बेसिक की बात करें तो इस सेट्स की हमें परिभाषाएं आनी चाहिए, यानी कि समुच्चय क्या चीज़ होती हैं। तो समुच्चय का मतलब होता है यानी कि कोई भी संख्याएं होती हैं या कोई अवयव हो जाते हैं या कोई संख्याएं हो जाती हैं, उनका एक ग्रुप यानी कि उनकी एक समूह होता है, उसी को हम समुच्चय कहते हैं। इसमें कोई अवयव हो सकते हैं। अवयव कौन कौन से हो सकते हैं? अवयव के अंदर जैसे कोई वस्तुएं हो सकती हैं, कोई ABCD के अक्षर हो सकते हैं, कोई गिनती हो सकती है, या कोई सम संख्याएं हो सकती हैं, विषम संख्याएं हो सकती हैं, यानी कोई खेलने के उपकरण हो सकते हैं, यानी कि कोई भी हो सकते हैं, यानी कि जिनको अपन एक समूह के रूप में व्यक्त कर देते हैं, उनको एक समुच्चय हम कहते हैं। सबसे पहली बात, समुच्चय समुच्चय को हम हमेशा एक समुच्चय को तो हम सबसे पहले ए से लिखते हैं, यानी कि अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर होता है ना, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, या फिर एक्स हो गया, या फिर ऐसे वाई, इस प्रकार से लिखते हैं। और जो इसके अवयव होते हैं, ये अवयव एलिमेंट्स, इनको अपन स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ए हो गया, बी, सी, डी, इस प्रकार से इनको डिनोट किया जाता है। दूसरी बात, समुच्चय के जितने भी अवयव होते हैं, अवयव के बीच में क्या लगाना है अपन को? एक कोमे का चिन्ह लगाना, यानी कि अवयव के बीच में हमेशा कोमे का चिन्ह आता है, इसको बोलते हैं कोमा, है ना। और दूसरी बात, जो अवयव होते हैं इनको हमेशा मंझले कोष्ठक में व्यक्त करना होता है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसका कि इनमें से कौन सा एक सेट है या नहीं है। तो जैसे मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल्स टू ए, बी, सी और डी, और ये वापस कोष्ठक बंद। दूसरा लिखता हूँ मैं ए बी बराबर, छोटा कोष्ठक डाल दिया मैंने, ए बी सी डी, और इस प्रकार से। तो अब इसमें से कौन सा समुच्चय है, कौन सा नहीं है? तो ये एक समुच्चय होगा और ये एक समुच्चय नहीं होगा। कारण क्या है कि हमेशा समुच्चय को किस कोष्ठक में लिखना पड़ेगा? मंझले कोष्ठक में लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रत्येक अवयव के बीच में किसका चिन्ह लगाना पड़ेगा? कोमा का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक थी जो हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब कुछ एक टर्म्स आती हैं इसमें के में उनके अपने वैसे तो परीक्षा में लिखा आएगा, लेकिन इनको जनरली अपन को याद रखना पड़ता है कि एन का मतलब क्या होता है, फिर जेड का मतलब क्या होता है, एक क्यू होता है, क्यू का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले एन, एन का मतलब होता है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, इनको बोलते हैं अपन प्राकृत संख्याएं। ये कौन सी होती है भाई साहब? 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे चलती रहती है इस प्रकार से। ठीक है, और जेड का मतलब होते हैं पूर्णांक।
जितने भी पूर्णांक समुच्चय संख्याएं होगी। क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन होती हैं? जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर क्यू का मान नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? जीरो, यानी क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। फिर आर का मतलब, आर क्या होता है यहाँ पर? आर का मतलब होता है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। यानी कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, और प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक। और पूर्णांक में कौन कौन आ सकते हैं? जो परिमेय होगी और अपरिमेय होगी वो सारे पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक है। अब एक नया साइन आता है, जैसे कि जेड प्लस कर दिया, जैसे जेड प्लस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। जेड प्लस में कौन आएगा भाई साहब? जेड प्लस में वो पूर्णांक आएगा जो क्या है? धनात्मक है, यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। और अब मैं क्यू माइनस लिख देता हूँ, इसका मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। क्यू प्लस कर देता हूँ तो धनात्मक परिमेय संख्याएं। क्यू का मतलब तो हमेशा क्या करना है? परिमेय संख्या ही होगा, लेकिन माइनस आ जाए तो ऋणात्मक, प्लस आ जाए तो धनात्मक, प्लस आ जाए तो धनात्मक। और वास्तविक संख्याएं भी धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जैसे मैं कोई सेट लिख देता हूँ। एक सेट में एक नई परिभाषा आती है आगे कि एक होता है जैसे रिक्त समुच्चय। ये रिक्त समुच्चय, कुछ एक टर्म्स होते हैं, मैं उसको एक बार लिख देता हूँ। एक तो हो गया रिक्त समुच्चय हो गया, एक होता है परिमित हो गया, परिमित समुच्चय, एक होता है अपरिमित समुच्चय, ठीक है। एक होता है समान समुच्चय, इसको बोलते हैं तुल्य भी बोल सकते हैं, यानी इक्वल समुच्चय, है ना, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं रिक्त समुच्चय की ओर। रिक्त समुच्चय का मतलब नाम से ही दिख रहा है कि खाली समुच्चय, यानी कि उसमें कोई एलिमेंट्स होगा क्या? उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होगा। खाली समुच्चय की बात करें तो कैसे होगा? जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। कोई ए समुच्चय है, ए बराबर मंजिला कोष्टक एक्स है, ठीक है। यानी कि इन जो समुच्चय के अवयव होते हैं उसको स्मॉल अक्षर से लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। सच, इसको बोलते हैं सच दैट, मैं लिख देता हूँ 5, उसका मान है जो 5 से तो बड़ा है, एक्स का मान क्या 5 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉमा लगा करके, एक्स क्या चीज़, जो ये हमने एक्स माना ना, ये क्या चीज़ है? ये भाई साहब मैं कर देता हूँ यहाँ पर जैसे प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या कर दिया मैंने इसको। अब x एक प्राकृत संख्या है और इसका मान किसके बीच में? 5 और 6 के बीच में है। अब आप दिमाग लगाओ, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 2 3 4, यानी कोई पॉइंटों में चलती है क्या प्राकृत संख्याएं? नहीं चलती हैं। तो मेरे को बताओ 5 और 6 के बीच में अपन कोई ऐसी प्राकृत संख्या ले सकते हैं कि जो पॉइंटों में ना आए और वो एक प्राकृत संख्या हो? तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि अपन 5 और 6 के बीच में लेंगे तो 5.1 लेंगे या फिर 5.5 लेंगे, तो ये तो प्राकृत संख्या हुई नहीं ना। ये तो इसके बीच में तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? ये एक रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। और एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं परिमित समुच्चय की ओर। परिमित का मतलब क्या होता है? यानी कि नाम से ही दिख रहा है कि वो एक लिमिटेड होना चाहिए, यानी कि उसके अवयव कैसे होने चाहिए? कोई लिमिटेड होने चाहिए, यानी कि अनंत नहीं होना चाहिए। जैसे बात करते हैं सप्ताह के दिनों के नाम, सप्ताह के दिन हो गए, ठीक है। फिर हैं महीनों के नाम हो गए,
स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, यानी कि जो भी परिमित है, यानी कि जिनको अपन गिन सकते हैं, जिसके अंत तक हम जा सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? परिमित संख्याएं बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया? ठीक है। अपरिमित का मतलब क्या होता है? यानी कि जिसको अपन अंत तक जा ही नहीं सकते हैं, यानी जिनका अंत है ही नहीं है, वो हमेशा चलती रहती है। जैसे मैं बोलता हूँ कोई एक ये रेखाखंड है, ठीक है, रेखाखंड नहीं बोला, ठीक है, खंड तो फिर गलत हो जाएगा। ये एक रेखा है जिसको अपन दोनों साइड से अपन इसको बढ़ा सकते हैं। ये एक रेखा हो गई, ठीक है। अब मैं इस पर बोलूँगा कि इस पर बिंदु कितने होंगे? ये 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, इस प्रकार से अनंत बिंदु लगा सकते हैं ना। एक रेखा के ऊपर कितने बिंदु हो सकते हैं? अनंत बिंदु हो सकते हैं। तो वो क्या होगा? एक अपरिमित होगा। एक मैं लिखूं दूं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याएं लिमिटेड है क्या? नहीं, अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्याएं हो गई, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते अनंत तक जाती हैं, ठीक है। और ये रेखा पर बिंदु, ये भी क्या हो गए? अनंत बिंदु हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय कहेंगे, ठीक है। दूसरा आता है एक समान या तुल्य समुच्चय। ये नाम से स्पष्ट है। अभी हमने पिछले वो किया था, दो समुच्चय बराबर कब हो सकते हैं? जब उनके अवयव बराबर होंगे। जैसे ए समुच्चय में लिखता हूँ 2 4 6 8, इस प्रकार से लिख दिया। बी मैंने लिख दिया 4 8 6 और 2। मैं बोलूँगा ये किस प्रकार का समुच्चय है? अब आपसे कोई पूछे ये किस प्रकार का समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, या समान समुच्चय है? तो है तो कैसे है? एक तो हम कह सकते हैं परिमित है। एक चीज़ तो क्या कह सकते हैं? परिमित समुच्चय तो हो गए, ठीक है। दूसरा रिक्त समुच्चय होंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये अवयव है, तो ये तो रिक्त तो होगा नहीं। परिमित हो गए, परिमित हो गए। दूसरा अपरिमित नहीं होगा, परिमित हो गए तो अपरिमित कहाँ से होगा? तीसरा है समान समुच्चय। देखो देखें 2 4 6 8, 2 4 6 8 हो गए। तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं अपन? बी। तो ये क्या हो गए? एक परिमित समुच्चय। और उसके साथ में समान समुच्चय या तुल्य समुच्चय भी अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। चलो सर आगे चलते हैं। एक हमने अभी देखा था, एक सबसेट आता है। एक तो होता है बिलोंग्स टू वाला, यानी कि उसके अवयव उसमें मिलने चाहिए। इधर देख लेते हैं। एक होता है अपना उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है? नाम होता है इसका उपसमुच्चय। उपसमुच्चय यानी कि कोई मैं एक सेट लिख देता हूँ, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ ए बराबर हो गया 2 3 4 5 6, कोई भी ले सकते हैं। बी बराबर हो गया 3 4 5, बस, ठीक है। उपसमुच्चय की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि बी एक का उपसमुच्चय है या नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? उपसमुच्चय होगा तो बी के सारे अवयव किस में होंगे? ए में होंगे। यानी कि ए से ही हमने क्या बनाया? बी को बनाया। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? बी और ये चिन्ह आता है इस प्रकार के, इसको बोलते हैं सबसेट। क्या होता है? बी सबसेट ए। यानी कि बी के जो सारे अवयव हैं वो किस में मिल जाएंगे? आपको ए वाले समुच्चय में मिल जाएंगे। यानी कि बी एक का एक उप समुच्चय है, इसको बोलते हैं सबसेट। उप समुच्चय की एक दूसरी बात होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं कि उप समुच्चय स्वयं का भी एक उप समुच्चय होता है। यानी कि जो ए एक समुच्चय है तो इसका एक उप समुच्चय खुद ही होता है, यानी कि ए सबसेट ऑफ ए। यानी कि समुच्चय का समुच्चय भी एक उप समुच्चय होता है। दूसरा
एक फाई को बोलते हैं अभी एक रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय अभी हमने यहाँ पर देखा था ना, ये रिक्त समुच्चय, इसको अपन फाई से भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं फाई। रिक्त समुच्चय को फाई से भी लिख सकते हैं, यानी कि जिसमें कोई अवयव नहीं है। ठीक है, तो एक रिक्त समुच्चय भी क्या होता है, किसी समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, हमेशा होगा। ये दोनों चीज़ तो हमेशा सब समुच्चय के ऊपर लागू होगी। ठीक है, और ये अपन को चेक करना पड़ेगा, लेकिन ए सबसे टॉप ए ये तो हमेशा सही होगा, और फाई भी हमेशा किसी समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, ये भी हमेशा सही होता है। चलो सर आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं इसके कुछ नियम की तरफ, यानी कि इसके कुछ सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट होते हैं। तो एक तो होता है हमारा यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। यूनियन को लिखते हैं यू से, यूनियन को लिखते हैं यू से, और इंटरसेक्शन को लिखते हैं एन से। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ बोले तो अपने साधारण भाषा में देखें तो उभयनिष्ठ कर दो इसको, ये हो गया उभयनिष्ठ। ठीक है, और यूनियन का मतलब होता है जो उसमें कॉमन है, कॉमन के अलावा सारों को ऐड कर देते हैं, यानी कि संघ समुच्चय। संघ का मतलब होता है सबका योग, यानी कि सबको जोड़ दो, वो किस में हो जाएगा, यूनियन में हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन को समझते पहले। इंटरसेक्शन को लिखते हैं अपन, इससे लिखते हैं। अब इसको एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि ए समुच्चय हो गया हमारा 1 2 3 4 5, ये मंझला कोष्टक। बी सेट हो गया हमारा 3 5 7 9, ये हो गया। ठीक है, अब हमको कोई पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा उभयनिष्ठ, यानी कि सर्वनिष्ठ होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए और बी में उभयनिष्ठ कौन कौन सी चीज़ होगी भाई साहब, उसी को लेना पड़ेगा। उभयनिष्ठ बोले तो एक में 1 2 3 4 5 है, इसमें 3 4 3 5 7 9 है। तो ए और बी में उभयनिष्ठ कौन कौन से, अभी एक तो 3 है, ये 3 हो गया, एक तो हो गया 3 हो गया। दूसरा कौन सा होगा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, बीच में कोमा का चिन्ह, बस। इसके अलावा और कोई कॉमन है क्या, नहीं है साहब। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 3 और 5 हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी किसी समुच्चय का हमें ए इंटरसेक्शन बी पूछे, या इसको सर्वनिष्ठ समुच्चय पूछे, तो उनमें से दोनों में से जो कॉमन चीज़ है उसको उठा लेना है और एक समुच्चय बना लेना है। अब दूसरी बात, इस प्रकार से भी पूछ सकता है ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है संगठन, और संगठन का मतलब होता है उसको जोड़ना। तो अब इनमें क्या करेंगे, कैसे जोड़ेंगे इनको, 1 2 3 4 5 5 3 5 7 9, यानी कि अब हम इसको यूनियन के अंदर क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ हैं उनको एक बार लिख देंगे, और जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको एक एक बार लिखते चलो। चलो सर लिखो, एक इसमें है क्या, इसमें नहीं है, लिख दो। 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी 2 लिख दो। 3 इसमें है, इसमें भी है, तो कितने 3 लिखेंगे, एक बार 3 लिखेंगे। 4 किसमें, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो एक बार 4 लिख दो। 5 इसमें है, इसमें भी है, कितना लिखेंगे, 1 5, फिर और कुछ नहीं। इसका कौन सा बचा, 7 बचा, और एक 9 बचा। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। इसको बोलते हैं संघ समुच्चय, संघ समुच्चय। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो ये चीज़ आपको समझ में रखनी है, ध्यान रखना है, आगे इसका बहुत कुछ आएंगे। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि एक तो आता है क्रम विनियमितता का गुण आता है, परीक्षा में, परीक्षा के फेवरेट्स हैं ये, देख लो। क्रम विनिमय आता है। दूसरा स्टेप्स होता है जैसे कि साहचर्य, सहचर्य के दो या साहचर्य के दो। ठीक है, ठीक है, अब इन दोनों को देखो।
क्रम विनिमय का मतलब होता है उसके क्रम को आगे पीछे कर देते हैं। जैसे ए इंटरसेक्शन बी लिखूं या बी इंटरसेक्शन ए लिखूं, दोनों के मान में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? क्रम विनिमय कहते हैं। इसको भी देखो, ए यूनियन बी लिखूं या बी यूनियन ए लिखूं, दोनों के मान में कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्या है? क्रम विनिमय है। साहचर्य की बात पूछूं, साहचर्य का मतलब क्या होता है कि 3 एलिमेंट्स लेने हैं और पहले 2 को सरल कर लो, फिर तीसरे को सरल करो। जैसे ए यूनियन बी, इनको सर पहले सरल कर दिया, फिर बाद में यूनियन सी कर दो। इसका मान किसके बराबर हमें हमेशा आएगा? ए यूनियन बी, बी यूनियन सी के। समझ में आया क्या कहना चाहता है? इनकी पहले इन दोनों को सरल कर दो, ए और बी को, फिर सी को सरल करो। या नहीं, आप कहोगे कि मैं तो पहले बी और सी को सरल करूंगा, बी और सी को सरल कर लो पहले, फिर ए को सरल कर लो, तो भी दोनों का मान कैसा आएगा? समान आएगा। इसका मतलब ये साहचर्य प्रॉपर्टीज का भी पालन करता है। ठीक है, ऐसा कैसे? इंटरसेक्शन में अच्छा, ये यूनियन इधर आ गया, चलो ये यूनियन का हो गया। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इंटरसेक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, सेम प्रॉपर्टीज होगी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बराबर क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। पहले आप इन दोनों को सरल करो, चाहे इन दोनों को सरल करो। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक तरफ तो मैं लिखता हूँ सर्वनिष्ठ समुच्चय बोले इंटरसेक्शन, एक तरफ लिखता हूँ यूनियन समुच्चय। इनके कुछ एक फॉर्मूलेस हैं, मतलब उनको ध्यान में रखना है, ऐसे परीक्षा में पूछ सकता है वो। तो ए यूनियन फाई लिखूँ, फाई का मतलब क्या होता है? पहले बताइए क्या होता है? रिक्त समुच्चय। ए और रिक्त समुच्चय दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? हमेशा वही समुच्चय वापस आ जाएगा। ठीक है, ए यूनियन ए, यानी कि ए में ए को ही वापस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वापस ए वाला सेट आ जाएगा। फिर कोई बहुत बड़ा समुच्चय है, ठीक है, यूनिवर्सल समुच्चय, यू 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 लिख देते हैं। ठीक है, और इसको ए के साथ में जोड़ेंगे, ये तो छोटा समुच्चय है और ये बड़ा समुच्चय है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा आएगा? बड़े वाला ही आएगा ना। ठीक है साहब, ये तो समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। इंटर यूनियन वाली बात, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये यूनियन में है, ये है इंटरसेक्शन में, है ना, ये इंटरसेक्शन में। अब इंटरसेक्शन की बात करेंगे, उसमें भी ऐसे कैसे देख लो कि अगर फाई है, कोई खाली समुच्चय है, इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना बोले तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या होगी? अब इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या होगी? फाई में तो अपन को पता है कि कोई भी अवयव होता ही नहीं है, तो ए में कोई अवयव है, इसमें कोई अवयव है ही नहीं है, तो दोनों में से कॉमन चीज़ क्या होगी? कोई चीज़ नहीं होगी कॉमन चीज़, तो क्या होगा? वो फाई, जिसमें क्या होगा? इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। चलो सर, और इंटरसेक्शन में भी वही ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका भी क्या होगा? ओवेनिस्ट भी क्या होगा? हमेशा यही आएगा। ठीक है, ये कुछ एक थी। अब एक नई टर्म आती है इसमें, पूरक समुच्चय की आती है। समुच्चय आज पूरा कंप्लीट करना है। एक आता है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई समुच्चय ए है और उसका पूरक समुच्चय निकालेंगे तो उसको कैसे लिखते हैं? अपन ए डैश से लिखते हैं। हमेशा पूरक समुच्चय को ए डैश से, यानी कि उसके ऊपर डैश चिन्ह लगाएंगे। अब इसका मतलब क्या होता है? जो अवयव इसमें हैं वो अवयव इसमें नहीं होने चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे अपन? पूरक समुच्चय बोलेंगे। जैसे एक सार्वत्रिक समुच्चय यू लिख देते हैं, बड़ा समुच्चय है, तो उसको लिखते हैं 1 2 3 5 7 8, इस प्रकार से लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें से ए सेट लिखता हूँ मैं, ए सेट में कोई भी लिख देता हूँ, जैसे 1 2 3 लिख दिया मैंने। ठीक है,
अब इसका ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा कि इस यू में से एक तो हमने ए लिख दिया। अब ए डैश क्या होगा, इस यू में से ए डैश वो होगा जिसमें ए नहीं होगा। तो क्या कहेंगे अपन, जो इतने भी ए वाले अवयव हैं इनको हम इसमें से हटा लें, यानी 1 2 3 इनको अपन हटा लें। बचने वाला क्या बचेगा, वो ये भाई साहब ए डैश ही बचेगा। क्या बचेगा, ये ए डैश बचेगा। तो लिखो देखें क्या होगा, ए डैश 5 7 और 8। ये टर्म समझ में आ गई। पूरक समुच्चय आखिरकार होती क्या चीज़ है, पूरक समुच्चय उसे कहेंगे जैसे एक ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसमें से हमने ए सेट बनाया, 1 2 3 आ गया। इसमें से हमने ए डैश सेट बनाना है जिसका पूरक समुच्चय बनाना है, तो इसमें से इस ए डैश को हटा लो और बाकी जो बचेगा, यानी कि ये बचा हमारे पास, वो क्या होगा, हमारा ए डैश होगा, यानी कि ए का पूरक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अब पूरक समुच्चय हमने बना लिया। अब पूरक समुच्चय को दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे। जनरली साधारण भाषा में इसको जोड़ना ही कहते हैं, यानी कि इसको अपन यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन ए डैश, है ना, ए यूनियन ए डैश। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करना है। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि इन दोनों को अपन जोड़ेंगे, तो कौन सा समुच्चय आएगा हमारे पास, भाई साहब ये वाला समुच्चय आ जाएगा पूरा। एक पोर्शन तो ये रहा ए वाला, ये कौन सा रहा, ए डैश वाला रहा। दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा, वापस ये आ जाएगा। ठीक है, तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, यू, यानी कि किसी समुच्चय का समुच्चय और उसका पूरक समुच्चय दोनों को जोड़ने पर वो एक सार्वत्रिक यानी कि बड़ा वाला समुच्चय वापस आ जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछूं, इधर लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन ए डैश लिखना है। इसके लिए क्या करेंगे कि इन दोनों में से उभयनिष्ठ को ढूंढना है, ए डैश और ए में से किसको ढूंढना है, उभयनिष्ठ को। अब आप बोलेंगे इसमें उभयनिष्ठ तो कोई है ही नहीं है, 1 2 3 इसमें है, 5 7 8 इसमें है, उभयनिष्ठ होगा क्या इसमें से, कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा तो क्या लिख देंगे इसको, रिक्त समुच्चय। इसको क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। चलो ये भी समझ में आ गया। ठीक है, एक डैश वाली पूरक प्रॉपर्टीज होती हैं कि एक तो ए लिख दिया हमने, एक यूनियन लिख दिया, फिर लिखा बी, यानी कि दोनों को मिला करके लिखता है। ठीक है, इसका पूरक समुच्चय निकालना है। पूरक समुच्चय क्या होगा, इसका सूत्र है, इसको पूरा ध्यान रखना। ठीक है, ये आगे बहुत काम आएगा कि ए यूनियन बी के डैश लगाएंगे, तो इसको क्या करना है, खोलेंगे कोष्टक खोलेंगे तो ए के ऊपर डैश आ जाएगा, इस चिन्ह को बदल देना है, यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन, सीधी सी बात है। और ये क्या आ जाएगा, बी डैश आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक इसको उल्टा करके लिखो, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी आ गया, इंटरसेक्शन आ गया और इसके ऊपर डैश आ गया। ठीक है, अब कोष्टक खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए आ गया, फिर वापस डैश आ जाएगा, फिर डैश इसके ऊपर लिखेगा तो इसका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा साहब बी डैश हो जाएगा। यानी रटना कुछ नहीं है, इसको केवल एक क्रम वाइज इसको याद रख देना। ठीक है, एक सीक्वेंस है, पूरी चीज सेट हो जाएगा। और एक इसके अंदर एक और ऐड करना कि ए डैश, जैसे कोई ए डैश है, इसके ऊपर वापस अपन डैश लगा देते हैं, ए का पूरक समुच्चय का वापस पूरक समुच्चय, तो वो क्या होगा, हमारा ए ही हो जाएगा, वापस ए आ जाएगा। इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, यानी कि पूरक समुच्चय का वापस पूरक समुच्चय, जैसे लाइन में लिख देता है। जैसे एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय, यानी कि पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होगा भाई साहब, वही समुच्चय हो जाएगा ना, वही होगा, मतलब वही समुच्चय वापस आ जाएगा। ठीक है, चलो सर, अब इसके कुछ एक सूत्र आते हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि उसके, जिससे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, लिखते जाना आप भी, कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन, सबसे पहले यूनियन वाला स्टार्ट करते हैं, यूनियन बी। इसको कैसे खोलेंगे, यानी कि नंबर, यानी कि इसमें अवयवों की संख्या को डिनोट करता है,
ए यूनियन बी को खोलेंगे अपन नंबर ऑफ ए सेट, ए समुच्चय में नंबरों की संख्या यानी कि अवयवों की संख्या प्लस नंबर ऑफ बी। यहाँ तक तो ऐसे कैसे खुल गया। अब यहाँ पर यूनियन आ रहा है तो इसमें से इसका उल्टा करेंगे तो इंटरसेक्शन को घटा लेंगे, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे। ये सीधा सा फॉर्मूला हो गया, इसको ध्यान रखना है। यानी कि जब यूनियन पूछे तब अपन को इंटरसेक्शन बाकी करना है, जब इंटरसेक्शन पूछे तब अपन को यूनियन को बाकी करना है। इंटरसेक्शन वाला अब लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, बी के अवयव। इसमें से किसको घटाएंगे, इंटरसेक्शन वाला पूछा तो किसको घटाएंगे, यूनियन वाले को घटा देंगे। ये यूनियन वाला बाकी निकल गया, ठीक है। तो सीधा सट याद हो जाएगा, ठीक है। चलो सर, और इसमें एक फॉर्मूला थोड़ा वो भी ध्यान रखना है कि अगर आपको n और a माइनस बी पूछे, ये अलग ही टर्म है, ये a माइनस बी पूछ ले तो आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ a, इसमें से किसको घटाना, आपको नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b को घटा लो। यानी कि ए समुच्चय में से बी को आपको बिल्कुल ही निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए को तो लिख ही देंगे, ए में से किसको निकालेंगे, ए और बी के जो दोनों उभयनिष्ठ है ना उनको अपन बाहर निकाल देंगे। अब इसी को अगर मैं घुमा कर लिखता हूँ, एक ही बात है वो तो, कि बी माइनस ए पूछ ले अपन को, तो क्या लिखेंगे, बी तो है ही है तो नंबर ऑफ बी तो है ही है, बी में से किसको घटाना है, इस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को घटा लो, सीधी सी बात है। तो ये हमारा आ जाएगा ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले सेशन में अपन इसके कुछ एक वेन डायग्राम बनाएंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो आप बने रहेंगे हमारे साथ। ठीक है, धन्यवाद।